सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई बिजनेस। अब ई बिजनेस हो रहा है तो मतलब क्या है, चांसेस है कि रिस्क होता है, इसमें बहुत सारा इन्वॉल्व, इसमें रिस्क होता है क्योंकि सामने वाला सेलर कौन है ये हमें पता नहीं है, तो हमारा सामान आएगा जाएगा, हमारे सामने कोई इंसान नहीं है तो रिस्क तो है ही। पीपल रेजिस्ट करते हैं, अपन ने पढ़ा लिमिटेशन में कि पीपल रेजिस्ट करते हैं कि भाई सामने वाला इंसान कौन है, हम उसको जानते ही नहीं है तो हम उसको पेमेंट कैसे करें या हम उससे सामान कैसे मंगाएं, क्या गारंटी है वो सामान देगा कि नहीं देगा। या अगर हम कैश ऑन डिलीवरी की बात करें तो सेलर के लिए भी रिस्क है कि कैश ऑन डिलीवरी, मैं प्रोडक्ट तक तो डिलीवर कर दूंगा, फिर मेरे पास पैसा नहीं आया तो क्या गारंटी की। तो रिस्क तो कहीं ना कहीं लेना ही पड़ता है ई बिजनेस में। कुछ रिस्क होते हैं जो लिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो अगर हमारे होते हैं तो हमारे को बहुत सारा लॉसेस हो सकता है, साइकोलॉजिकल लॉस हो सकता है हमारा, ट्रांजेक्शनल लॉस हो सकता है हमारा, डिजिटल लॉस हो सकता है हमारा, पेमेंट लॉस हो सकता है, बहुत सारे लॉसेस हमें देखने पड़ते हैं। तो हमें अपने आप को सिक्योर और सेफ करने की जरूरत है ई बिजनेस में। हमारे पास पहले तो रिस्क कौन कौन से होते हैं, एक तो सबसे पहला होता है ट्रांजेक्शनल रिस्क, डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क और रिस्क ऑफ थ्रेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी रिस्क। ट्रांजेक्शनल रिस्क में क्या होता है, जब हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जब हम बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी कर रहे हैं उस टाइम पे क्या रिस्क होता है। सबसे पहला डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, किसी कारण से सामने वाले को वो ऑर्डर मिला ही नहीं, आपका पेमेंट सब कट गया, लेकिन हो सकता है साइट हैक हो गई हो या फिर हैंग हो चुका है सामने वाले का सिस्टम, कुछ भी हो सकता है, उस कारण से आपका ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ है। या ऑर्डर जब वो डिलीवर करने आया है तो किसी और ने आपका ऑर्डर ले लिया, ऐसा भी हो सकता है। फिर है डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, किसी गलत एड्रेस पर माल चला गया, आपका जो प्रोडक्ट आपने खरीदा वो गलत एड्रेस पे चला गया और जिसके भी एड्रेस पे गया वो उसने रख लिया और उसने वापस बताया भी नहीं कि यहाँ पर ये गलत डिलीवर हो चुका है, इस तरीके का भी रिस्क हो सकता है। डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, मैंने पेमेंट कर दिया सामने वाले के अकाउंट में आया नहीं, तो ये भी रिस्क हो सकता है। बायर बोलेगा कि भाई मैंने तो पेमेंट कर दिया, यहाँ पर मेरे पास रिसिप्ट है कि मेरा पेमेंट हो चुका है, लेकिन ई बिजनेस क्या है, अभी इतना ज़्यादा इंटरनेट हमारे यहाँ पर सही नहीं चलता है, इस कारण से क्या होता है पेमेंट होने में टाइम लग जाता है, 2-4 दिन लग ही जाते हैं, वर्किंग साइकिल मैक्सिमम 2-4 दिन लगते हैं, नहीं तो बैंक अकाउंट वापस आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं बैंक वाले। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेमेंट में भी दिक्कत हो जाती है, तो इस तरीके की ट्रांजेक्शनल रिस्क सामने आ सकती है। इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। हम हमारा क्रेडिट कार्ड यहाँ पर जो ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट होता है, हम क्या कर सकते हैं उस साइट के साथ जिससे हम रेगुलरली, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से हम लोग रेगुलरली सामान खरीदते हैं, तो उस पर अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो वहीं पर सारी डिटेलिंग डाल दो और जब जब हम लोग कुछ भी खरीदेंगे तो क्या होगा, उसमें से हमारे पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को हम एंटर करेंगे, हमारा पेमेंट वहां पर कट हो जाएगा। तो एक होता है क्रेडिट कार्ड ऑथेंटिकेशन, इससे हम बच सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, जो ये साइट वाले होते हैं ना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन साइट वाले होते हैं या जो वेबसाइट वाले होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आपने कभी भी देखा होगा कोई भी वेबसाइट अपन ओपन करते हैं तो नीचे ऐसा लिखा हुआ आता है कैन वी यूज कुकीज, और आप उसको येस और नो या अलाउ और डिसअलाउ करते हैं, तो वो क्या होता है, कुकीज मतलब क्या होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन कि आप फोन कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, आप कौन हो, ये सारी इंफॉर्मेशन उन तक जाती है ताकि उनको भी कोई रिस्क ना हो, क्योंकि ट्रांजेक्शनल रिस्क तो दोनों को हो सकता है, चाहे वो सेलर हो चाहे बायर हो, दोनों को वो रिस्क हो सकता है। तो ट्रांजेक्शनल रिस्क जो है वो दोनों को हो सकता है, इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, ऑथेंटिकेट करवाते हैं, आपको रजिस्टर करवाते हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क सामने ना आए। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन, इसमें क्या होता है, ये जो कस्टमर होता है उसका क्रेडिट कार्ड ऑथराइज है कि नहीं है, किस बैंक से ऑथराइज है कि नहीं है, ये भी वो लोग चेक करते हैं। तो इस तरीके से इन सब ट्रांजेक्शनल रिस्क से बचा जा सकता है कि कुकीज एंटर कर दी, कि कुकीज अलाउ कर दी हमने, तो उन लोग के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, तो उनको कंफर्मेशन होता है कि हाँ भाई ये यही इंसान है जिसने यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर किया था। ठीक, फिर आता है डेटा स्टोरेज रिस्क। डेटा स्टोरेज रिस्क में क्या होता है, सिर्फ आप ये तो नहीं है कि सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, मैंने बोला सर्विसेज भी देते हैं और बहुत सारे बिजनेसेस अपने आप को इंटरनेट से कनेक्ट कर रखे हैं और सब कुछ, मतलब कुछ भी ले लो आप, चाहे ई बिजनेस लो चाहे ई सर्विसेज लो, ई कॉमर्स लो, किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन
ट्रांजेक्शन्स में एंटर हो रहे हैं, तो आपके पास डेटा स्टोरेज रिस्क भी आ सकती है वायरस और हैकिंग के थ्रू। आपके अकाउंट में या आपकी वेबसाइट में कोई वायरस एंटर कर जाए या आपके कंप्यूटर में कोई वायरस एंटर कर जाए तो क्या होता है, आपका अकाउंट क्या हो जाता है या आपकी वेबसाइट जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, हैंग हो जाती है, आपका सिस्टम जो है वो इंटरप्ट करने लगता है, बीच बीच में अटकने लग जाता है, ढंग से काम नहीं करता। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय को भी लॉस होता है, उसका भी टाइम जाता है उसको वायरस निकालने के लिए। और जो क्या बोलते हैं हम, सेलर और बायर दोनों का टाइम जाता है। बायर अगर उस साइट को खोल रहा है, खुल ही नहीं रही, खुल ही नहीं रही, खुल ही नहीं रही, वो अपसेट हो जाता है और साइट से कुछ सामान खरीदना बंद कर देता है कि ये तो हैंग होती है। तो इस तरीके के डेटा स्टोरेज रिस्क आ सकते हैं वायरस के थ्रू। और दूसरा होता है हैकिंग। जो अनऑथराइज्ड लोग होते हैं वो आपकी साइट में एंटर हो जाते हैं, आपका नाम आपका पासवर्ड यूज करके वो लोग हैक कर लेते हैं आपकी साइट को, और वो लोग उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिलीट भी कर सकते हैं या फिर पेमेंट को अपने इसमें ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड वगैरह की डिटेल होती है तो वो लोग पैसा चुराने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के काम होते हैं। तो इसके लिए, इन दोनों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, साइबर सेल ओपन कर रखा है, जिससे ऐसे जो अनऑथराइज्ड लोग हैं, जो हैकर्स है, वो लोग अगर किसी भी तरीके की चोरी करने की कोशिश करते हैं, डेटा चुराने की कोशिश करते हैं या इन सब चीजों में किसी भी तरीके की दिक्कत लाने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को वहीं पर वो लोग पकड़ लेते हैं। उनकी जो आईपी एड्रेस होता है उसके थ्रू वो लोग उनको पकड़ लेते हैं और उनको पेनल्टीज और पनिशमेंट दे दिया जाता है। तो इस तरीके से डेटा स्टोरेज रिस्क से बचा जा सकता है। या फिर हम लोग देखते हैं एंटीवायरस और ये सब हमारे सिस्टम में मैक और एंटीवायरस करके हम लोग डालते हैं ताकि हमारा सिस्टम प्रोटेक्टेड रहे, कोई भी वायरसेस आके हमारे डेटा को, जो हमारे कंप्यूटर्स में डेटा है, उन सबको ना उड़ाए। तो इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने अपने जो अपना कंप्यूटर जो है, अपना मोबाइल जो है, उसमें हम एंटीवायरस अपलोड करवा सकते हैं ताकि इस रिस्क से हम बच सके। फिर है लास्ट रिस्क होती है रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। हमारी इंफॉर्मेशन तो जाती है। मैं किसी भी दुकान से सामान लेने गई तो क्या वो मुझसे पूछेगा आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, कुछ भी नहीं पूछेगा। लेकिन यहाँ पर हम जब रजिस्टर करते हैं तो हमारा नेम, एड्रेस, हमारा पेमेंट सिस्टम जो होता है, हमारी क्रेडिट कार्ड की डिटेल, हमारी नेट बैंकिंग की डिटेल सब वहाँ पर जाती है। तो हमारे रिस्क क्या रहता है, हमारा प्राइवेसी रिस्क चला जाता है कि भाई हमारी प्राइवेसी रहती नहीं, हमारी सारी डिटेल उनके पास जाती है, वो भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनको भी ऑथेंटिकेटेड कस्टमर्स ही चाहिए और हमारे को भी डालना मजबूरी हो जाता है कि कितनी बार हम उस चीज को एंटर करेंगे कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है। तो उस सबसे परेशानी ना हो इसके लिए हम भी उसमें डेटा स्टोर करके रखते हैं हमारा पर्सनल। लेकिन इन सबसे कितनी बार क्या होता है, प्राइवेसी हमारी चली जाती है। क्या होता है, अब उन साइट्स पर हमारे नंबर्स होते हैं तो अलग अलग लोग हमारे को कॉल्स करते हैं कि भाई आप ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए, आपका रिव्यू क्या है, आपने ये प्रोडक्ट खरीदा। साइट वाले हमारे को परेशान करते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हो सकती है। लास्ट इज क्या क्या चाहिए अगर हमें ई बिजनेस में एंटर होना है। अगर हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है तो उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए एक। अगर किसी को भी ई बिजनेस सेटअप करना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर होना चाहिए, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छा स्पेस वगैरह हो ताकि वो बार बार हैंग ना हो। फिर होना चाहिए टेक्निकली क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए आपके पास जिसको चलाना आता हो उस कंप्यूटर को, वो होना चाहिए स्टाफ। फिर कंप्यूटराइज पेमेंट रिसीविंग सिस्टम होना चाहिए। आपके कंप्यूटर में कैसे आप पेमेंट रिसीव करोगे वो वाला सिस्टम भी आपको वहां पर डालना पड़ेगा। फिर एक वेबसाइट होनी चाहिए आपके कंप्यूटर की, अच्छी वेल डिजाइन वेबसाइट होनी चाहिए, बार बार हैंग हो या ऐसी चालू फालू वेबसाइट्स नहीं होनी चाहिए जो चला रहे हो और बीच में ब्लॉक हो जाए फिर बोलते हैं दिस साइट कैन नॉट बी ओपन। इस तरीके की वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, वेल स्टैब्लिश्ड वेबसाइट होनी चाहिए और टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, दैट इज इंटरनेट आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट से, प्रॉपर इंटरनेट से वो कनेक्टेड हो। ये है हमारा ई बिजनेस या फिर ई बिजनेस के बारे में, और ये था हमारा इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेसेस चैप्टर। आउटसोर्सिंग जो टॉपिक है वो इस साल इस चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है, वो आपके कोर्स में नहीं है और वही लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आप लोगों को इसका क्या करना है, होमवर्क में नोट्स बनाने हैं। और नोट्स के लिए एक और बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि नोट्स बहुत ज्यादा बड़े हो रहे हैं और क्वेश्चन आंसर्स में भी वही चीजें पूछी जा रही है तो आप लोग समरी नोट्स बना सकते हैं। समरी नोट्स में सिर्फ क्या होता है, जो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ना, जैसे सिर्फ यहाँ पर क्या डाला मैंने, पेमेंट और
ये रजिस्ट्रेशन, प्लेसिंग एन ऑर्डर, पेमेंट मैकेनिज्म, और ये सिर्फ हेडलाइंस चल जाती है। और फिर जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तब इनकी डिटेलिंग जो होती है वो उसमें आप लिख सकते हो, ताकि आपका डबल मेहनत ना लगे कि वहां पर भी लिखा जा रहा है, वहां पर भी लिखा जा रहा है। तो आपको इस चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट करना है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।